अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन के अड्डे पर बहुत शोर मचा हुआ था क्योंकि भूषण ने सभी को शीतलपुर के राजमहल पर हमला करने का आदेश दे दिया था। उन्हें आर्यन का कुछ अता पता नहीं था। वो कुछ दिन पहले वंदिता को अगवा करने निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया था। इसलिए भूषण कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता था और अब वो इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहता था। इसलिए उसने आर्यन के सारे साथियों को बाहर इकट्ठा किया और तुरंत बोला, अभी अभी मुझे मालूम चला है कि राजकुमारी वंदिता का राज अभिषेक होने वाला है। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तुम सभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और इस अनर्थ को होने से रोको। तभी पीछे से मिहिर बोला, लेकिन आर्यन राजकुमारी वंदिता को लेने गया है, हम उसके खिलाफ क्यों जाएं? तब भूषण के बाजू में खड़ा हुआ जयंत आगे आया और गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम सभी नहीं जानते हो कि आर्यन हमें कितना बड़ा धोखा दे रहा है। शायद वहां जाकर उसके मन में कोई लालच आ गई हो, जिसके कारण वो लौट कर भी नहीं आया। उल्टा शायद वो अकेले ही राजगद्दी पर बैठकर शीतलपुर पर राज करना चाहता है। हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उनको न जाने कितने सालों से जानते हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि आर्यन हमें धोखा दे रहा है? मिहिर ने जयंत की बात पर सवाल उठाते हुए कहा। तब जयंत ने नफरत भरी आवाज में कहा, अगर उसे हमारी इतनी ही चिंता होती तो तुम्हें लगता है कि उसे वंदिता को अगवा करने में इतना समय लगता? हम सभी उसकी ताकत से रूबरू हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आर्यन के मन में लालच आ गया है, जिसके कारण वो हमारी मदद नहीं करना चाहता और खुद ही अकेले जीत की खुशी मनाना चाहता है। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, वहां पर सन्नाटा छा गया और नितिन आगे आते हुए बोला, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि हमें आर्यन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि उसके पिता भी एक बहुत बड़े धोखेबाज थे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सभी के चेहरे पर अचंभा छा गया, क्योंकि पिछले न जाने कितने सालों में किसी ने भी आर्यन के पिता के बारे में बात नहीं की थी। वो एक ऐसा विषय था जो कोई भी उठाना नहीं चाहता था। मिहिर ने तुरंत नितिन की बात को काटते हुए कहा, ठीक है, अगर आप सच कह रहे हैं तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। चलिए, हम राजमहल चलकर अभी के अभी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कुछ ही देर में वो सभी अपने अपने हथियारों के साथ राजमहल की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन पूरे शहर में पागलों की तरह घूम रहा था। वो शहर के हर एक दवाखाने पर जा चुका था और जहर की दवाई ढूंढने की कोशिश कर चुका था, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसे नहीं मालूम था कि वो राजकुमारी वंदिता को बचाने के लिए इतना बेसब्र क्यों हो रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपनी भूली हुई यादें वापस याद आ रही थीं। भले ही वो वंदिता के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को भूल चुका था, लेकिन उसका दिल वंदिता के लिए प्यार नहीं भूला था। वंदिता को बचाने के लिए अगर आर्यन को अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो वो पीछे नहीं हटने वाला था। उसने हार नहीं मानी और अपने कदम आगे बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ वेदिका की हालत भी बहुत खराब थी। जब से उसे डॉक्टर वीरेंद्र ने पैरालिसिस का इंजेक्शन दिया था, तब से वो अपने शरीर के एक भी हिस्से को हिला नहीं पा रही थी। डॉक्टर वीरेंद्र हर रोज आकर उसका खून ले जाते थे। वेदिका को पूरी तरह से विश्वास था कि उनकी सेना की संख्या दुगनी हो चुकी होगी। इतना खून खो देने के कारण वो और भी कमजोर हो गई थी। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि रौनक और विक्रम की क्या हालत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि वो भी कारागृह में बंद रहकर बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे होंगे। उनकी जिंदगी पर एक अजीब सी रोक लग गई थी और वो रोक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत था। अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। उसने तुरंत सोने की एक्टिंग करना शुरू कर दी। वो डॉक्टर वीरेंद्र या दुष्यंत के सामने जागे नहीं रहना चाहती थी। वो उनका चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं थी। रोज की तरह आज भी डॉक्टर वीरेंद्र उसके हाथ से खून लेने आए थे। वेदिका ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे एक इंजेक्शन की नीडल अपने बाजू में महसूस हुई। उसका खून लेकर जैसे ही डॉक्टर वीरेंद्र वहां से जाने लगे,
तभी अचानक से वेदिका को एक और इंसान के कदमों की आवाज आई। वो तुरंत समझ गई कि वो इंसान कौन था, क्योंकि वेदिका को उसके कदमों की आवाज भी याद हो गई थी। वेदिका के कानों में दुष्यंत की आवाज गूंज उठी। उसे दुष्यंत की आवाज से नफरत हो गई थी। कमरे में अंदर आते ही दुष्यंत ने वेदिका की तरफ देखा। जब उसे सोता हुआ पाया तो वो डॉक्टर वीरेंद्र से बोला, क्या प्रोग्रेस है? आप जानते हैं ना कि मैं अपने मकसद पर जाने वाला हूं। तब डॉक्टर वीरेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो दुष्यंत, मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। उसकी बातें सुनकर दुष्यंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, मैं बस यही सुनना चाहता था। अब मेरे पास इतनी बड़ी सेना बन चुकी है कि मैं आसानी से वापस शहर जाकर हमला बोल सकता हूं। मैं पहले एक शहर पर अपना कब्जा करूंगा और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी दुनिया पर सिर्फ एक इंसान का कब्जा होगा और वो हूं मैं। वेदिका दुष्यंत की बात सुनकर चौंक गई। वो जानती थी कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो दुष्यंत अपने बुरे इरादों में कामयाब हो जाएगा। मगर उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो चाहकर भी दुष्यंत को रोक नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में दुष्यंत और डॉक्टर वीरेंद्र उसके कमरे से चले गए। वेदिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन दवाई का असर अभी भी उसके शरीर पर था। वेदिका को मालूम था कि उसे जल्द से जल्द दुष्यंत के प्लान के बारे में रौनक और विक्रम को बताना होगा ताकि वो मिलकर उसे रोकने की कोशिश करें। मगर वेदिका किसी भी हालत में उनके पास नहीं पहुंच सकती थी। पैरालिसिस की दवाई उसके खून में इतनी बुरी तरह से मिल चुकी थी कि वो वेदिका को उंगली भी चलाने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आज तक इतना लाचार महसूस नहीं किया था। मगर तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा दोबारा से खुल गया। वेदिका ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इतने दिनों में दुष्यंत और डॉक्टर वीरेंद्र उसके कमरे में एक दिन में 2 बार नहीं आए थे। इसलिए वेदिका ने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की कि फिर से उसके कमरे में कौन आ रहा था। वहां खड़े 2 लोगों को देखकर वो चौंक गई और इस बार जब उसकी आंखों से आंसू टपके तो वो दुख के नहीं बल्कि सुख के आंसू थे। वेदिका के सामने कोई और नहीं बल्कि विक्रम और रौनक खड़े हुए थे। शरीर पर उनके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। उन्हें देखकर समझ आ रहा था कि उन्होंने जेल में बहुत ही कठिन समय बिताया था। वेदिका को बिस्तर पर इस तरह पड़ा हुआ देखकर विक्रम तुरंत आगे बढ़ा और उसने वेदिका को उठाने की कोशिश की, मगर तब वेदिका ने रोते हुए कहा, तुम मुझे नहीं उठा पाओगे क्योंकि मेरी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर फ्रीज हो चुका है। मगर तुम जेल से कैसे भागे? विक्रम उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसके सवाल को अनसुना करते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? क्या दुष्यंत ने तुम्हारे साथ ये सब किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी रौनक ने उसे पकड़ लिया। वेदिका भी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं विक्रम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते हो कि दुष्यंत कितना ताकतवर बन चुका है। तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगे। विक्रम के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए और वेदिका की तरफ दोबारा मुड़ते हुए बोला, मगर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो लगा था कि वो तुम पर विश्वास कर चुका था। मगर तभी वेदिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यही लगा था, लेकिन शायद उसे मेरी सच्चाई मालूम चल गई। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। बस तुम ये बताओ कि तुम दोनों यहां कैसे पहुंचे? तब विक्रम ने रौनक की तरफ देखा। रौनक ने एक बड़ी स्माइल के साथ अपनी जेब से एक चाबी निकालकर हवा में घुमाना शुरू कर दिया और बोला, मैं यूं ही नहीं पुलिस वाला बन गया था। मेरे हाथ की सफाई भी बहुत उम्दा है। मगर तुम लोगों की हालत बहुत ही खराब लग रही है। क्या दुष्यंत ने सच में तुम्हें इतनी बुरी तरह से रखा हुआ था? वेदिका की आंखों से एक आंसू गिर गया। वो अपने दोस्तों के लिए बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी। तब विक्रम ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, दुष्यंत एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो हमें अच्छे से ट्रीट करेगा।
लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहां से छुड़ा कर ले चलेंगे, चलो हमारे साथ। मगर वेदिका ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो दुष्यंत दोबारा से तुम्हें ढूंढने में लग जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस बार तुम दोनों अकेले यहां से जाओ। अगर मैं यहां रहूंगी तो दुष्यंत को तुम दोनों के भागने का पता इतनी जल्दी नहीं चलेगा। विक्रम और रौनक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो वेदिका को इस तरह से खतरे में डालकर वहां से नहीं जाना चाहते थे, मगर वेदिका की आंखों में नजर आ रहा था कि वो सच कह रही थी। ये बात वो दोनों भी अच्छे से जानते थे कि दुष्यंत को इस वक्त सबसे ज्यादा वेदिका की जरूरत थी। इसलिए उन दोनों ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही सिद्धांत को यहां ले आएंगे और मिलकर दुष्यंत को रोक लेंगे। वेदिका ने आंसू से भरी आंखों के साथ उनको अलविदा कहा, मगर जाने से पहले विक्रम वेदिका के पास आया और उसका हाथ थामते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारा पिछला जन्म भी आसान नहीं था। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें इस जन्म में भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं और रौनक अपनी पूरी जान लगाकर जरूर कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। विक्रम की बात वेदिका के दिल को छू चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में वो इतने अच्छे दोस्त बना लेगी। मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ, अब समय मत गवाओ। अगर किसी म्यूटेंट ने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम दोनों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसी वक्त ध्यान से यहां से भाग जाओ। विक्रम और रौनक अगले ही पल वेदिका के कमरे से भाग गए। वेदिका जानती थी कि उसे ये त्याग करना ही था। वो एक बार फिर आंखें बंद करके सिद्धांत के बारे में सोचने लगी। वहीं दूसरी ओर दुष्यंत अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो अभी अभी किसी से फोन पर बात करके फुर्सत हुआ था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सन्नाटे भरे कमरे में तेज आवाज के साथ बोला, अब वो समय आ गया है कि जब पूरी दुनिया मेरे सामने सर झुकाएगी। दुनिया वालों, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत दुष्यंत को रोक पाएगा? क्या रौनक और विक्रम सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे? क्या आर्यन वंदिता की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।